मेरी 5 साल की छोटी लड़की मिनी, जिससे पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता है। एक दिन सवेरे सवेरे मिनी ने आकर कहना शुरू किया, बाबूजी, रामदयाल दरबार कल काक को कौवा कहता था, वह कुछ जानता ही नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, बोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बक बक किया करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह ना देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन में मैंने कहा, साली। और फिर बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी कुछ काम है। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। अचानक मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाले। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में बागीचे के अंगूरों की कुछ पिटारियाँ लिए, एक लंबा तगड़ा सा काबुली धीमे चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी ने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी। किंतु मीनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मीनी डर कर घर के भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती है। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मीनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लग कर काबुली वाले के मुंह और झोली की ओर संदेह की दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दोगुने संदेह के साथ मेरे घुटने से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे सवेरे मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई है और काबुली वाले से हंस हंस करके बात कर रही है, और काबुली वाला उसके पैर के नज़दीक बैठ करके मुस्कुरा रहा है और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय भी रख रहा है। मेरी के अपना 5 साल के जीवन में अभी तक शायद ऐसा कोई श्रोता नहीं मिला जो उसकी बातों को बड़े गौर से सुने, सिवाय बाबूजी के। देखा तो उसका फिराक का आगे वाला भाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली वाले से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना। कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक अठन्नी हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी पाई कहाँ से, बता। मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने की शुरुआत करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद ही दी है। मैंने जाकर मिनी को उस अचानक आई मुसीबत से बचा लिया और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली वाले के साथ मिनी की यह दूसरी ही भेंट थी, ऐसी बात नहीं है। इस दौरान वह रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम इन सब चीज़ों की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बड़ा अधिकार कर लिया है। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता है, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा। रहमत की यह बात स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना उल्टे वह रहमत से ही पूछती,
तुम ससुराल जाओगे। अपना जबरदस्त गुस्सा तान कर कहता है रहमत, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी खूब हंसती है। हर साल रहमत माघ मास में अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है, फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार ज़रूर हो जाती है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। लगभग 8 बजे का समय रहा होगा। ठीक इस समय राह में एक बड़ी जोर का आवाज़ सुनाई दिया। रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी और बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से निकली है। मिनी ने आते के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। कितने ही बरस बीत गए। बरसों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई है। मेरी मिनी का आज विवाह है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना पहले जैसे लंबे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसे रौनक थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर मैं पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाली पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले के हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ की दोनी में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग कर लेकर आया था। उसके पहले की मैली कुचली झोली आज उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरी मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जादे कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पीछा रहने दीजिए। रहमत अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना सा कागज़ का टुकड़ा निकालता है। मैंने देखा कि कागज़ के इस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी की इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है
और तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। यह देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मीनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मीनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मीनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत ना करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मीनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसकी कोपल लाल हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मीनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मीनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। बस इतनी सी है कहानी।